हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। सबका स्वागत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, चैप्टर 8 है ये, 8.1 और 7 तक तो ऑलरेडी कवर है। इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छे से पढ़ो एंड पूरा कंटेंट मिले आपको। लक्ष्मीकांत की किताब का मैंने लक्ष्मीकांत की किताब का मैंने रेफरेंस लिया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे, तो आपको ज़रूर पता होगा कि बहुत अच्छी किताब है ये। एंड इसका रेफरेंस है और इसको मैंने नोट्स टाइप प्रिपेयर किया है। अब तक के क्लासेस आप देखोगे तो आपको ज़रूर नोट टाइप इसको फील होगा कि ये एक नोट की तरह यूज़ किया जा सकता है। देखो, नोट बनाना इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड माइंड का एक्सरसाइज होता है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है नोट बनाने में एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। एंड टाइम इज़ वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, मैं मानता हूँ। तो अगर आपको एक अच्छा कंटेंट अच्छे नोट के साथ मिल जाए तो आपका सोचो कि जॉब कितना कम हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन का टाइम कितना सेव होगा, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अदर एक्सपेक्ट आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सो पीडीएफ विल आल्सो बी अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। पीडीएफ डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। एंड बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना दोस्तों के साथ, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए बिगिन करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो स्टाइल है पढ़ने का वो हमेशा से पॉइंट वाइज रहा है। चाहे मैंने इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज़ बनाई है वो जिसमें 57 आवर्स का कोर्स है, वो भी पॉइंट वाइज हमने पढ़ा है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उस पर। एंड नेगेटिव कमेंट्स तो लगभग 0 है उसमें। एक भी कमेंट ऐसा नहीं आता है जहाँ पे मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाए कि सर आपने ये किया वो किया। एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट, तो ये अच्छा लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई एम वर्किंग। तो गांधीयन प्रिंसिपल की बात करेंगे हम बेसिकली। इससे पहले भी कुछ है यहाँ पे। हम पहले बात करेंगे कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे स्टेट पॉलिसी के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं और पार्ट 1 में जैसे कि स्टेट्स के बारे में, टेरिटरी के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। पार्ट 3 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं उसमें। पार्ट 4 में रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। पार्ट 4 में रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एक एमसीक्यू तो यही बन जाता है कि किस पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए पार्ट 4। एंड कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हैं, जिनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में प्रोविज़न है, तो वो आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक है। एंड बात करें अगर सोर्स की, कहाँ से हमने इसको लिया है, कहाँ से हमने इसको लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आंसर है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1937 में बनी थी, यहाँ से हमने ये सोर्स लिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ये सोर्स लिया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मेन जो सोर्स है वो स्पेनिश है, लेकिन क्वेश्चन है कि हमने कहाँ से लिया, तो ऑलवेज आंसर विल बी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ओरिजिनल सोर्स क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन आप मार सकते हैं वहाँ पे आंसर के तौर पे। लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, कन्फ्यूजन इस लेवल का कन्फ्यूजन कोई नहीं कराता है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द आंसर अगर जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की सोर्स पूछी जाए। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, उनको कहा जाता है, दोनों को मिलाकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स को मिलाकर कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं फिलोसफी एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फिलोसफी एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा माना जाता है इन दोनों को मिला के। एंड एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है ग्रैनविले ऑस्टिन। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा है और इस पर काफ़ी कमेंट किया है इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये दोनों फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मिला दिया जाए
तो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्साइंस बनता है, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक, ठीक है, आपकी जो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि कौन क्या सही है क्या गलत है, विवेक, कॉन्साइंस जिसको कहते हैं, अपने विवेक से आप डिसीजन लीजिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये इन दोनों को मिला के इन्होंने कहा है कि कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड, ये डिसाइड किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रोविजंस के द्वारा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया गया है कि क्या आइडियल्स होने चाहिए जो कि एक स्टेट को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए जब भी कोई लॉ बनाता है, जब भी कोई रूल बनाया जाता है, तो वो आइडियल्स को अपने दिमाग में रख के बनाना चाहिए। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ये सारे आइडियल्स हैं जो कि स्टेट को फॉलो करना चाहिए हमेशा, जब भी कुछ काम कर रहा है, लॉ बना रहा है, जब भी तब भी, ठीक है। तो पॉलिसी एंड इलेक्टिंग लॉ में इन आइडियल्स को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी कोई पॉलिसीज़ बना रही है सरकार या फिर कोई लॉ इनेक्ट कर रही है, तो इन आइडियल्स को हमेशा दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। देन आर्टिकल 36 है जिसने स्टेट को डिफ़ाइन किया है अगेन, बट एक बात बता दूं कि जो डिफिनीसन स्टेट का है पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स में भी हमने आर्टिकल 12 जो डिफ़ाइन करता है, सेम आर्टिकल 36 स्टेट उसी मीनिंग को डिफ़ाइन करता है। तो अगर आपने आर्टिकल 12 मेरा पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स, तो आर्टिकल 36 भी वही है। यहाँ पे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी स्टेट का डिफिनीसन जो वहाँ पे है आर्टिकल 12 में, वो सेम ही है। स्टेट का मतलब यहाँ पे बहुत सारे बॉडीज़ हो जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट हो गया, देन लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की हो गई, मतलब छोटे से लेकर लोकल लेवल तक। इवन ए प्राइवेट बॉडी अगर वो सरकार के लिए काम कर रही है तो उसको भी स्टेट की तरह डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये मीनिंग है और ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें एक प्रोविज़न था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि गवर्नर जनरल के लिए था। एंड गवर्नर्स जो कि उस समय के ब्रिटिश प्रोविंस के गवर्नर्स थे, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाई ये इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए, एक आइडियल की तरह काम करता था, और उसी को वो पॉलिसी जब भी बनाते थे तो हमेशा दिमाग के अंदर रखते थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसी की तरह हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। सेम, लगभग सेम ही है, कुछ प्रोविजंस अलग हैं, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम की तरह काम करता है फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। ये बताता है कि आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या होना चाहिए एज ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये एक गाइड की तरह काम करता है, एंड ये एम करता है कि रियलाइज़ कराए हाई आइडियल्स, यहाँ पे देखिए, हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, जो कि प्रीएम्बल में भी दिया गया है, ठीक है। प्रीएम्बल में सब कुछ मेंशन है, जस्टिस चाहिए हमें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ये सारे जो हाई आइडियल्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में मेंशन है, इन सबको रियलाइज़ करने के लिए ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस है। और ये कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाई जाए। इंडिया शुड बी अ वेलफेयर स्टेट। वो कहाँ से निकल के आता है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकल के आता है। ये कहीं ना कहीं चाहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा कि इस्टेब्लिश किया जाए इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन कंट्री। जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें कहाँ से मिलती है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए मेजर जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में वो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जो बाकी दो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, वो हमें मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। लेकिन दिक्कत ये है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिएबल इन नेचर है। मतलब इसके लिए, इसके वायलेशन के लिए या फिर इसको लागू कराने के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ये नॉन जस्टिसेबल है। सरकार का ऐसा मानना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हर चीज़ को पूरा नहीं किया जा सकता है, बट ये सारे गाइडलाइंस है जो कि सरकार को हमेशा दिमाग में रखना होता है। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अंडर आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 ये कहता है, इसके अंदर ये प्रोविज़न है
कि दीज प्रिंसिपल्स मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जा रही है, आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन गवर्नेंस। जब भी मतलब ये भी लॉ बनाया या फिर जो भी, तो इसको हमेशा से इनको अप्लाई करना है। तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ गिव इफेक्ट टू ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 19। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये मानता है कि कोई लॉ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफ़ेक्ट करता है, मतलब उसको इफ़ेक्ट देता है, उसको इफ़ेक्टिव बनाता है, चाहे वो भले ही आर्टिकल 14 को वायलेट करे जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, या फिर भले ही वो आर्टिकल 19 जिसमें 6 फ्रीडम्स हैं जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू मूवमेंट, ये सारे कुछ इसमें फ्रीडम्स हैं, इनको भी अगर वायलेट करता है तब भी वो रीजनेबल होगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी मानता है इस बात को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्लासिफाई किया गया है 3 मेजर कैटेगरी में, जैसे सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल मानते हैं। सोशलिस्ट नंबर 1 कैटेगरी, गांधीयन कैटेगरी और लिबरल इंटेलेक्चुअल 3rd कैटेगरी है। तो इन तीनों कैटेगरी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल को देखते हैं क्या होता है। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स होती हैं वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट की तरह काम करती हैं एंड ये एम करती हैं कि प्रोवाइड किया जाए सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सबके लिए, टू ऑल सिटीजन्स, सबके लिए, एंड एक वेलफेयर स्टेट बनाई जाए। ठीक है, हमेशा ये कोशिश करता है कि वेलफेयर स्टेट का मतलब कि जहाँ पे जनता के लिए, जो कि स्पेशली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए पब्लिक गुड्स दी जाएँ। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? नीडी गुड्स, सच एज कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, हाउसिंग मिलनी चाहिए सबको, हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए, सैनिटेशन सबको मिलना चाहिए, वाटर मिलनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये सारे वेलफेयर स्टेट्स की कुछ सर्विसेज हैं जो कि स्टेट को देनी चाहिए, तभी वो वेलफेयर स्टेट होता है। ठीक है, देन ये डायरेक्ट करता है कहीं ना कहीं स्टेट को कि वो काम करे टू प्रमोट द वेलफेयर बाय जस्टिस, जो कि सोशल इन नेचर, इकोनॉमिक इन नेचर एंड पॉलिटिकल, तीनों तरीके की जस्टिस ये सबके लिए, टू ऑल ये मिले। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो डिस्कस कर रहे हैं। देन ये अगेन स्टेट को डायरेक्ट करता है। सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि वो सिक्योर करे राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड सबके लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, ऐसा ना हो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कुछ लोगों के पास ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज हो और बाकियों के पास बहुत कम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होनी चाहिए। देन प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये 3rd बात है कही गई है यहाँ पे। ठीक है, प्रिवेंट करना चाहिए। कुछ ही लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में यही हाल है। लगभग जो 20% लोग हैं हमारे टॉप के, उनके पास लगभग 90% के आसपास वेल्थ है, एंड जो रिमेनिंग 90% 80% लोग हैं उनके पास 10% के आसपास वेल्थ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है, स्पेशली उसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो होती हैं वो ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कि लैंड हो गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पर्टिकुलरली एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, बाकी भी मीन्स ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक ही जगह कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर। देन नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लेट इट बी मेन और वुमेन, कोई भी हो जो सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम पे मिलना चाहिए, सेम रिम्यूनरेशन उनको मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं। देन नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट द फोर्सिएबल एब्यूज़। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती उनके फिजिकल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कराया जाए, या फिर चिल्ड्रंस हैं तो उनके हेल्थ को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें हैं। देन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 39 के अंदर ये सारी बातें हैं। ठीक है, ये सारी बातें आर्टिकल 39 के अंदर है, ये सब करना है एज ए स्टेट को सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के तहत। देन नेक्स्ट है कि आर्टिकल 39A है, ये भी इस प्रिंसिपल का पार्ट है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का। ये स्टेट को गाइड करता है टू प्रमोट
इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, तो ये आर्टिकल 39A है। देन आर्टिकल 41 है जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं स्टेट को डायरेक्ट करता है कि भाई आपको सिक्योर करना है राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई अनएम्प्लॉयड है तो वहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ मदद आनी चाहिए, और हर बंदे को राइट टू वर्क मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 41 में राइट टू ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, ये सब सरकार को करना है, ठीक है, आर्टिकल 41 में है, जो कि एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है टू मेक प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल रिलीफ, ये आर्टिकल 42 में है। देन आर्टिकल 43 में है टू सिक्योर ए लिविंग वेज। लिविंग वेज का मतलब कि इतना वेज मिलना चाहिए कि एक व्यक्ति का काम चल जाए, ऐसा ना हो कि मतलब वेज इतना कम हो कि वो जी ही ना सके। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑल्सो, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, जितने भी लोग काम करते हैं सबके लिए। देन टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A कहता है। देखिए मैनेजमेंट हमेशा से देखा जाता था पहले के दौरान कि इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट अपर लोगों के हाथ में ही होता था, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं के हाथ में, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेट को करना है, यहाँ पे सरकार को करना है, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो मेन वर्कर्स जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है, उनका भी पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में। और इसमें ट्रेड यूनियन एक अच्छा इनिशिएटिव होता है, ट्रेड यूनियन की वजह से वो अपना बात रख पाते हैं मैनेजमेंट में, तो ये भी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 47 जो कि बताता है कि स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो रेज करे द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो ये आर्टिकल 47 है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बार बार रिवाइज करोगे एज ए नोट मिल जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अब गांधीयन प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे। 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को की बेसिस हैं, कि मतलब उसी के बेस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा बना हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी की आइडियोलॉजी पे ये बेस्ड है, ठीक है। गांधी जी की आइडियोलॉजी हमेशा गांव, रूरल एरियाज से रिलेटेड रहती थी, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये सब बातें गांधी जी कहते थे। और ये कहीं ना कहीं उनका जो मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन था, तो उन्होंने कई सारे रिकन्स्ट्रक्शन की बात कही थी। वो सारे प्रिंसिपल से हमने यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल के पॉइंट्स को उठाया है। तो देखिए ये बातें हैं क्या क्या। तो गांधी जी बोलते थे कि हमेशा विलेज पंचायत को प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पे उनको नेसेसरी पावर्स देनी चाहिए विलेज पंचायत को। उस समय जब पंचायती राज सिस्टम नहीं था तब भी गांधी जी बोलते थे। एंड कहीं ना कहीं उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, और जो विलेज हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पे आनी चाहिए, आर्टिकल 40 कहता है, ठीक है। ये गांधी जी के प्रिंसिपल थे। देन कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना ऑन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेशन बेसिस, ये भी गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, और आर्टिकल 43 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना वॉलंटरी तौर पे, और ये आर्टिकल 43B में आता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आर्टिकल 46 में आता है। देन प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये आर्टिकल 47 में आता है। ये भी आपको पता है, जैसे गुजरात है, अभी बिहार भी हुआ है, कई सारे स्टेट्स इसको फॉलो करते हैं जहाँ पे शराब को बैन कर दिया जाता है। गुजरात तो एक ड्राई स्टेट है, आपको पता होगा, वहाँ पे कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, लिकर्स वगैरह स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, दंड का भी प्रावधान है। तो ये सारी बातें हैं। जो अगला जो गांधीयन प्रिंसिपल है वो है प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स एंड अदर मिल्क, जो कि दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनको, या फिर ड्रॉट कैटल होते हैं, टू इम्प्रूव देयर ब्रिड्स, तो स्लॉटर नहीं होना चाहिए। ऐसे गांधी जी का प्रिंसिपल है, ये आर्टिकल 48 में रखा गया है इसको। नेक्स्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये 3rd कैटेगरी है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो बेसिस है वो लिबरलिज्म है, लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे लिबरल प्रोविजंस होते हैं सिटीजन्स के लिए। यहाँ पे है कि सिक्योर किया जाता है ऑल सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए बराबर होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, ये आर्टिकल 44 में रखा गया है। द नेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड एवरी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल
दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स आर्टिकल 45 में रखा गया है। और इसके लिए एक अलग से प्रावधान भी है, राइट टू ड्यूटी भी, और जो राइट टू एजुकेशन है अब उसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है। तो 45 के वजह से, आर्टिकल 45 की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। राइट टू एजुकेशन अब एक फंडामेंटल राइट है जिसको अंडर आर्टिकल 21 रखा गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आर्टिकल 48A में रखा गया है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, पैलेसेस, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस की जो भी ऐसी कुछ मोनूमेंट्स हो उनको 49 में रखा गया है। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है जो कि हमने कॉपी किया है इस बेसिस पे। टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, डेफिनेटली हमारे कंट्री में है जुडिशरी, हालांकि वैसे सेपरेट नहीं है, दे आर सेपरेट इन देयर वर्क बट दे आर इंटरडिपेंड। जुडिशरी, हाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव डेफिनेटली, एक्चुअली मैं लेजिस्लेटिव समझ गया था। तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव डेफिनेटली सेपरेट है। एग्जीक्यूटिव के रोल में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करता है एंड जुडिशरी के रोल में इंटरफेयर नहीं करता है। हालांकि दोनों के बीच में लड़ाई भी चलती रहती है। जब भी एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेता है जुडिशरी उसको ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसको इनवैलिड भी कर सकता है। तो बट सेपरेशन है, मतलब ये कहीं ना कहीं सेपरेट करना ज़रूरी है, इसलिए ये किया गया है। इसको आर्टिकल 50 में रखा गया है। नेक्स्ट है टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन just and honorable relations between nations, to foster respect for international law and treaty obligation and to encourage settlement of international disputes by arbitration। तो मतलब एज ए नेशन एंड आपका बाकी नेशंस के साथ रिलेशन वगैरह ये सब आर्टिकल 51 में सब बातें कही गई हैं। जो भी इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस होती हैं, यूएनओ का पार्ट है। इंडिया कई सारे जो मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके पार्ट है इंडिया। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना इंडिया का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के एंड स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। तो ये सारी बातें थी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।